पुणे का हरा भरा स्वर्ग, पुणे का एम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन तो एक छुपा रुस्तम है। मिस मत करना। पुणे के दिल में बसा ये 39 एकड़ का गार्डन हरी भरी दुनिया और दुर्लभ पेड़ों का खजाना है। चाहे आप नेचर लवर हों या बस थोड़ा सुकून चाहते हो, इस गार्डन में सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस उद्यान में प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति, 3 वर्ष से ऊपर टू व्हीलर पार्किंग के लिए 10 रुपये है, कार पार्किंग के लिए 20 रुपये है और बस पार्किंग के लिए 50 रुपये है। इस उद्यान में प्रवेश का समय केवल दिन का समय सोमवार से रविवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। आइए इस उद्यान के इतिहास के बारे में बात करें। बॉम्बे राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर जॉन मेलकम ने वर्ष 1830 में एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के पहले सदस्यों में से कुछ प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉ बर्डवुड, डॉ हेडल, डॉ जगन्नाथ शंकर सेठ थे, डेविड सासून, जमशेदजी जीजाभॉय और अन्य। 10 साल बाद बॉम्बे का रानी बाग भी सोसाइटी के तहत स्थापित किया गया था। 1853 में किर्की में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की गई। कई वर्षों तक सोसाइटी की देखभाल विभिन्न समितियों द्वारा की गई। बाद के चरण में यह डॉ सी.डी. देशमुख और सरदार मुदलियार के अधीन था। बाद में सर जमशेदजी जीजीबॉय ने पुणे में बंड गार्डन की स्थापना की। महारानी विक्टोरिया की भारत यात्रा के दौरान उनके सम्मान में वर्तमान उद्यान का नाम एम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन रखा गया। वर्ष 1892 में एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने एम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन पुणे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और वर्तमान में इसका रखरखाव सरकार की ओर से बिना किसी वित्तीय सहायता के किया जा रहा है। आइए इस उद्यान के विकास के बारे में बात करें। बगीचे में कई दुर्लभ विदेशी और स्वदेशी पेड़ उगाए और संरक्षित किए गए हैं। राजसी लंबा सफेद शीरीष किनाई, 250 से 300 साल पुराना बरगद, बाओबाब, गोरखचिंच, तोप का गोला पेड़, कैलाशपति, ब्राउनिया और क्रिसमस उनमें से कुछ हैं। बगीचे में पेड़ों की लगभग 50 प्रजातियां स्वस्थ रूप से विकसित हो रही हैं। प्रबंधन योजनाबद्ध वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हर साल अधिक से अधिक पेड़ों के साथ बगीचे को समृद्ध करने का प्रयास कर रहा है। यह उद्यान विशाल पर्वतारोहियों, लियाना का भी घर है। अपनी मोटी शाखाओं और सफेद सुगंधित फूलों के साथ विशाल मालूलता, कंचनवेल हमेशा देखने लायक होती है। सफेद पुष्पक्रम और लाल रंग के फलों के साथ पिलुक की सर्पिनस पर्वतारोही सबसे लंबे आकार की फलियों और बड़े आकार के बीजों वाली ग्राम्बी शहर की अनोखी प्रजातियां हैं। सफेद फूलों वाली माधवीलता और विशाल ज्वेल वाइन मोथिशिरली जैसे पर्वतारोही बगीचे के मुकुट के आभूषण हैं। पौध नर्सरी के लिए 5 एकड़ का समर्पित स्थान आवंटित किया गया है। बड़े पेड़ों की छत्रछाया में बगीचे में वृक्षारोपण और जनता को उचित दरों पर बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। उद्यान की जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी और जंगली पौधों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गार्डन में बुजुर्ग आगंतुकों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नाना नानी पार्क पृथक स्थान विकसित किया गया है। एक फर्न हाउस, जैविक खेती जानकारी के साथ डिस्प्ले बोर्ड, बैठने की जगह आदि गार्डन में नए जोड़े गए हैं। हाल ही में सरकार की मंजूरी के साथ रूपा राहुल बजाज सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड आर्ट RBCEA आर्ट सेंटर गार्डन में स्थापित किया गया है। ये आर्ट सेंटर केंद्र को ज्ञान प्रदान करने, अनुसंधान करने और गार्डन में आने वाले विभिन्न आयु समूहों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह केंद्र प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिसके लिए सोसाइटी काम कर रही है। अब बात करते हैं इस उद्यान में सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की। सभी सुविधाओं में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है और पिछले कई सालों से हमेशा की तरह पुराने झूले और बच्चों के खेलने के क्षेत्र को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार इस शानदार उद्यान और इसकी सुविधाओं को विकसित करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। इसके अलावा इस उद्यान में सिर्फ एक पुरानी कैंटीन है, लेकिन हाँ, यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ आपको वड़ा पाव, मिसल, पतीस और चाय जैसे स्नैक्स मिल सकते हैं। नाना नानी पार्क की स्थिति उद्यान प्राधिकरण द्वारा सचमुच अनदेखा की गई है। यहाँ कई वरिष्ठ नागरिक आते हैं,
लेकिन इसे बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिक यहां बैठकर अपनी रिटायरमेंट का आनंद ले सकें। चलो, अब बात करते हैं पेड़ों और नर्सरी के बारे में। यहाँ 150 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ तो 300 साल पुराने हैं। मतलब पूरा का पूरा जैव विविधता का संग्रहालय है। लेकिन बात सिर्फ पौधों की नहीं है। यहाँ हर साल फल, फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी होती है, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग आते हैं। पौधों के बारे में और जानना चाहते हो या बस थोड़ा चैन चाहते हो? यहाँ वर्कशॉप्स हैं, बच्चों का पार्क है और यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स के लिए खास जगह भी है। पुणे रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचना तो बिल्कुल आसान है। तो अगली बार जब भी हरियाली की तलब हो, एम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन को याद रखना। ये सिर्फ गार्डन नहीं, पुणे में जन्नत का एक टुकड़ा है। हर साल कई समूह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। गार्डन में हर वर्ष वार्षिक फल फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता के अवलोकन और अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों, फूलों, फलों और सब्जियों को प्रदर्शित करना है, जो प्रकृति के प्रति जागरूकता और प्रेम पैदा करने में मदद करता है। बगीचे को हजारों फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। हर साल 30,000 से 40,000 से अधिक लोग शो देखने आते हैं। आगंतुकों के लाभ के लिए पौधों, बीजों और उद्यान उपकरणों की बिक्री के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। फीचर उद्यान, विभिन्न प्रदर्शन, बोनसाई शो, फूलों की सजावट, प्रकृति फोटोग्राफी, अपने पेड़ों को जाने आदि पुष्प शो के अतिरिक्त आकर्षण हैं। फ्रेंड्स ओन ऑफ एम्प्रेस गार्डन नामक एक मंच गार्डन में मासिक बैठकें आयोजित करता है। सदस्य और आमंत्रित लोग पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रदर्शनी और कार्यशालाओं के लिए विभिन्न कलाकारों को गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। एम्प्रेस गार्डन के पास घूमने की बहुत जगहें हैं। उसमें प्रथम स्थान भारत के पुणे में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भारतीयों की बहादुरी और बलिदान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। दूसरा स्थान बंड गार्डन, जिसे आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी उद्यान के नाम से जाना जाता है, पुणे में स्थित एक लोकप्रिय हरित परिक्षेत्र है। और तीसरा स्थान ओशो आश्रम, जिसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है, हरे भरे क्षेत्र में स्थित है। और चौथा स्थान आप पार्वती हिल दे सकते हो, जो स्मॉल हिल इन द सिटी। पार्वती हिल को महाराष्ट्र के पुणे में एक पहाड़ी पा सकते हैं, जो समुद्र तल से 2100 फीट ऊपर है। यह इस बगीचे के नजदीक है। और पांचवां स्थान पुणे कैंप इस्कॉन टेम्पल कैंप क्षेत्र में स्थित है। यह इस उद्यान से मुश्किल से 2.5 किमी दूर है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस उद्यान के पुनर्विकास पर ध्यान देना चाहिए और इस जगह को और अधिक जीवंत बनाना चाहिए? कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपने बहुमूल्य विचार और प्रतिक्रिया दें। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस प्रकार के पोस्ट और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।